हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, इस क्लास में या इस सीरीज़ में हम लोग कवर कर रहे हैं आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के एग्जाम्स के साथ साथ समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डाटा होते हैं आपके, चाहे वो खनिज के डाटा हो या वो कृषि के डाटा हो या फिर वो ऊर्जा सेक्टर के डाटा हो या फिर वो वन रिपोर्ट हो या जनसंख्या हो। तो हम इन सभी कड़ी में अभी तक हमने 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और ये सारी क्लासेस हम लोगों ने परीक्षावाड़ी की जो बहुत ही ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, जिसमें आर्थिक परिदृश्य पूरा भारत के स्तर पे और विश्व के स्तर पे क्या क्या आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है लेटेस्ट, उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से सेक्टर को कंप्लीट कर लिया है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। हम लोगों ने पूरे खनिज के परिदृश्य को पढ़ा पहले क्लास में, मिनरल्स पूरा कवर किया कि भारत में कहाँ कहाँ पे मिनरल्स का प्रोडक्शन होता है, कौन से नंबर पे जो है कि राज्य पहले दूसरे तीसरे पे आते हैं, विश्व के स्तर पे भारत और विश्व में कौन से देशों की स्थिति है। साथ ही साथ दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने कृषि से संबंधित जितनी भी खाद्यान्न फसलें थी, तिलहन फसल थी, दलहनी फसलों के, इन सभी के बारे में हम लोगों ने कवर किया। और जो तीसरा लेक्चर था आपका, वो था आपका बागवानी क्षेत्र से संबंधित। किससे था? बागवानी क्षेत्र से संबंधित। और उसमें हम लोगों ने बागवानी में जितने भी मसाले थे या फल थे या फिर बागवानी फसलों के थे, जो वाणिज्यिक फसल होती है, कपास, जूट, मक्का, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है उस पर। और साथ ही साथ आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, मैंने कल बताया भी था कि अगर आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है, या तो फॉरेस्ट रिपोर्ट पे क्लास ले लीजिए या फिर एनर्जी सेक्टर पे। तो बहुत सारे लोगों के फॉरेस्ट पे भी डिमांड आई, बहुत सारे लोगों के एनर्जी पे भी डिमांड आई। तो आज की क्लास हम लोग करेंगे ऊर्जा संरक्षण, मतलब ऊर्जा का जो डाटा होगा, लेटेस्ट अपडेट आपकी जो मिनरल के साथ साथ आती है, उसी को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और इन सब की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर ही उसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो यहाँ पर आपके सामने एक सेक्टर लिखा हुआ है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, और उस क्षेत्र का क्या नाम लिखा हुआ है दोस्तों? ऊर्जा परिक्षेत्र। या ऊर्जा परिक्षेत्र का मतलब ऊर्जा के सेक्टर, एनर्जी के बारे में बात की जा रही है कि हम एनर्जी के लेवल पर कहाँ तक पहुँच पाए हैं, ऊर्जा का हम कहाँ तक जो है कि प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इन सभी का जो आंकड़ा है, आप सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, नोटिस करिए क्या लिखा हुआ है। 30 जून 2024 का विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता, जितनी भी हमारे भारत में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी भी हमारे पास क्षमता अवेलेबल हुई है, 30 जून 2024 तक का लेटेस्ट डाटा ये आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। और इसके बाद आपकी जो अक्टूबर में परीक्षा होने वाली है, समीक्षा अधिकारी की दिसंबर में जो होगी, उन सभी में यही सबसे अपडेटेड आपके लिए डाटा रहेगा। तो पहले हम कुछ चीज़ों को बेसिक समझेंगे और उसके बाद हम उनके आंकड़ों को भी समझेंगे। और इतना आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा कि जो आप लोग रटते रहते हो ना दिन भर, सुबह शाम रात भर, जो है कि न्यूक्लियर एनर्जी कितनी हो रही है या फिर सौर एनर्जी कितनी हो रही है, कोयला की एनर्जी कितनी हो रही है, रटना नहीं है, उसको बस समझ लोगे एक बार ना, तो आसान हो जाएगा प्रश्न। और प्रश्न का ट्रेंड भी देखना जरूरी होता है ना, कि प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। अगर हम स्रोत के आधार पे देखें, रिसोर्सेज के आधार पे, कि हम कहाँ कहाँ से उसको कलेक्ट कर सकते हैं, तो एक आपका वाटर एनर्जी हो गया, यानी कि जल ऊर्जा स्रोत हो गया। दूसरा आपका थर्मल एनर्जी अर्थात ताप ऊर्जा स्रोत हो गया। तीसरा आपका परमाणु ऊर्जा स्रोत अर्थात न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स हो गया। फिर चौथा आपका गैस एंड क्रूड ऑयल वाला जो सोर्सेस होता है। और 5 नंबर पे आता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। 2 प्रकार के यहाँ पे स्रोत होते हैं। अगर हम यूज के आधार पे देखें, पुनर्उपयोग के आधार पे, तो 2 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। कैसे कैसे, अभी एक एक करके हम लोग समझ लेंगे, सारी लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसको पहले ही अंडरलाइन कर दिया है। चलो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, क्योंकि काफी छोटा लिखा हुआ है, आप लोगों के मोबाइल में भी छोटा दिख रहा होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि एक लिखा हुआ है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है? जो एक बार जो है कि अगर आपने खत्म कर ली, तो हो सकता है उसको दोबारा बनने में हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। ऐसा नहीं कि बनेगी नहीं, बनेगी, लेकिन करोड़ों वर्ष लग सकते हैं ना। तो जैसे आपका उसमें कौन सा आएगा? कोयला आता है आपका, पेट्रोलियम आता है आपका, गैस आएगा, और परमाणु आधारित ऊर्जा। तो ये सभी आपके अवसादी चट्टानों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और इनका जो निर्माण होने में करीब लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। और इनमें जब जीवाश्म एकत्रित होकर सड़ने गलने के बाद जो है कि डिकम्पोज हो जाते हैं और वो एक ठोस पत्थर या चट्टान का रूप ले लेते हैं, तब जाके इनका जो है कि फॉर्मेशन होता है। वहीं दूसरे स्तर की बात करेंगे तो दूसरा होता है आपका रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ऐसा होता है कि आप जितना भी यूज करोगे वो खर्च नहीं होगी, आप जितना भी
सस्टेनेबल तरीके से अगर आप उसका यूज़ कर रहे हो, कंजम्पशन कर रहे हो, तो खर्च नहीं होगी। जैसे अगर आप जल ऊर्जा की बात करोगे तो जल ऊर्जा में क्या होता है, आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पे 71% तो जल है, जो समुद्रों में, नदियों में, हिमखंडों में, तालाब में, महासागरों में हर तरीके से है। अगर उसका इवेपोरेशन हो भी रहा है तो वायुमंडल में जाएगा, जलवाष्प के रूप में बनेगा, फिर वहाँ से बारिश होकर फिर वो आ जाएगा। यानी ये वाटर की बॉडी कभी भी कम नहीं होगी। पवन ऊर्जा की बात करेंगे तो पवन ऊर्जा, हवा हमेशा चलती रहेगी। अगर हवा नहीं चलेगी तो पृथ्वी पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा और जिस वजह से व्यक्तियों की मृत्यु हो जाएगी। साथ ही साथ सौर एनर्जी, सौर ऊर्जा की भी अगर हम बात करें तो अभी सूर्य की अगर हम आयु की बात करें तो करोड़ों वर्षों अभी है, यानी करोड़ों वर्षों तक सूर्य इसी तरीके से हीट पैदा करता रहेगा और उससे आप रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग कर सकते हो। ज्वारीय ऊर्जा, क्योंकि आपके पास समुद्री क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, तो ज्वार आते ही रहते हैं। हर पूर्णिमा को बड़ा ज्वार आता है, इवन कि एक साथ दो ज्वार, दो भाटे भी आते हैं एक महीने में। और उसी के साथ एक भूतापीय ऊर्जा, जो कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में जो आपका वाटर रिसोर्स होता है, हॉट वाटर रिसोर्स, या फिर आपके रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन होता है। तो हम इन सभी चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे। और इनमें ही एक प्रश्न पता है क्या बनता है, आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ है, 2022 में ही पूछ लिया गया है। एक ऑप्शन देगा कोयला, एक ऑप्शन देगा प्राकृतिक गैस, इस तरीके से यहीं पे मान लो एक ऑप्शन प्राकृतिक गैस, एक आपको दे देगा पेट्रोलियम और एक आपको दे देगा भूतापीय ऊर्जा। अब लोगों को लगता है कि यार भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के नीचे से उत्पादित होती है और पृथ्वी के नीचे से कोयला भी आता है, प्राकृतिक गैस भी आता है, पेट्रोलियम भी आता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको प्राकृतिक गैस को आप क्या करते हो, रिन्यूएबल मान लेते हो, कि आपको लगता है कि नेचुरल गैस है, यानी प्रकृति की देन है। माना कि प्रकृति की देन है, लेकिन ये दोस्तों रिन्यूएबल नहीं है, ये आपकी परंपरागत है, ट्रेडिशनल है, जो एक बार खत्म हो जाएगी तो करोड़ों वर्षों के बाद इसका फॉर्मेशन होगा। और वहीं पर प्रश्न बच्चे गलत कर देते हैं कि भूतापीय ऊर्जा को क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मान लेते हैं, जबकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है। क्या है दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी है। तो एक प्रश्न तो मैंने यहीं पे करा दिया। आगे चलेंगे, अगर हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी को समझेंगे, पहले उसके बाद मैं आपको पहले डायग्राम समझाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पे छोटा सा आपको और एक थोड़ा सा जानकारी दूं कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब हमारे देश के पास टोटल कितनी क्षमता थी विद्युत की, केवल और केवल 1400 मेगावाट थी दोस्तों। यानी शहरों में भी गिनी चुनी जगहों पे बस बिजली जा पा रही थी। गाँव तो दिए से जल रहे थे, डिबरी जिसे हम लोग कहते हैं ना, लालटेन वगैरह, उन्हीं से उनका काम चल रहा था। वहाँ तो लाइट गई भी नहीं थी 20-25 साल तक। और उसके बाद आज की अपडेट देखोगे तो 30 जून 2024 तक हमारे पास टोटल जो एनर्जी प्रोडक्शन हो चुका है 4.46 लाख मेगावाट, यानी कि 4.46 लाख मेगावाट, जिसको हम लोग 446 गीगावाट इन शॉर्ट कह सकते हैं। इतना जो है कि हो चुका है। और ये पूरा जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसमें अलग अलग तरीके के जीवाश्म साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा हो गई, वाटर ऊर्जा हो गई, ज्वारीय ऊर्जा हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई। सबके अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारे से पूछा जाता है जो प्रश्न कि सबसे अधिक योगदान किसका है, तो तापीय ऊर्जा का सबसे अधिक योगदान होता है। तापीय ऊर्जा पूरे 100%, मान लीजिए हमारे पास कोई अगर 100% पूरी एनर्जी है 446 गीगावाट की, तो इसमें लगभग 54.5% तो आपके तापीय ऊर्जा से जा रही है, जो सर्वाधिक है। उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आता है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में 33.2%। और तीसरे नंबर पे आता है आपका लार्ज हाइड्रो, जो कि जल विद्युत परियोजना, जो कि 10.5%। और चौथे नंबर पे आपका आता है नाभिकीय ऊर्जा। हालांकि नाभिकीय ऊर्जा से पहले आपको गैस की ऊर्जा देखने को मिलेगी, जो गैस और पेट्रोलियम से होती है, लगभग 6% के आसपास होती है। अब यहाँ पे एक चीज कंफर्म कर दूं, आपको लगता है कि जल विद्युत ऊर्जा क्या हो गई, नवीकरणीय ऊर्जा है, आपने पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी इसको नवीकरणीय ऊर्जा के मानक के साथ नहीं ऐड किया था, इसको अलग और इसको अलग किया जाता है। अभी मैं पूरा डिटेल से आपको दिखाऊंगा। अब एक एक करके पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपको पूरा डायग्राम दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम इसे देखेंगे। मैं इसे छोटा करता हूँ। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करके जाना दोस्तों, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके की सारी क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, घटना चक्र के टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, आई दृष्टि, घटनासार, क्रॉनिकल, हर एक चीज़ आपको हैंड रिटन नोट्स में इसी तरीके से पिन पॉइंटेड चीज़ें जो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, वही आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। पिन पॉइंट चीज़ें, टू द पॉइंट जिसे हम कहते हैं, कि पढ़ो और एग्जाम में जाओ, करके आओ। अभी तक जो 3 क्लासेस कराई है मैंने, एक प्रश्न बागवानी का आएगा, उसी में से जितना मैंने पढ़ा है उसी में से आ जाएगा। एक प्रश्न एग्रीकल्चर में से आ जाएगा जो मैंने पढ़ा दिया, एक प्रश्न आपका मिनरल्स में से आ जाएगा, और एक प्रश्न जो आज आप देख रहे हो, यानी ये जो क्लास में करा रहा हूँ ना इस समय अर्थ की, 4 क्लास 4 क्वेश्चन फिक्स हो गए आपके। और इसी तरीके से आगे इसकी 4-5 क्लास और लाऊंगा इंपॉर्टेंट, जिसमें आपके एक एक क्वेश्चन आपके फिक्स होते जाएंगे। चलिए यहाँ पे पहले हम समझते हैं कि किस प्रकार से हमको एनर्जी सोर्स को समझना होता है।
तो एनर्जी सोर्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या जानना होगा कि 30 जून 2024 तक हमारे पास टोटल जो प्रोडक्शन हो रहा है मेगावाट में, अगर हम उसको देखेंगे तो वो ये लिखा हुआ है, नहीं ये नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, ये तो आपका नवीकरणीय का हो गया। हम यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4,46,189.72 मेगावाट, जिसको इन शॉर्ट हम लोग कह देते हैं 446 गीगावाट कह देते हैं। ठीक है, मेगावाट से हमने कन्वर्ट कर दिया गीगावाट में, जो कि इसकी बड़ी यूनिट है। लेकिन अब यहाँ तक हम पहुँचने में किसका किसका सहयोग लेते हैं, ये पूरा आपको एक सर्कल बता दूँ। देखिए, दो प्रकार से हमने कैटेगरी डिवाइड की। अगर ये चार्ट आप समझ गए ना, तो आपको आंकड़ा रटना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप दिमाग में देख लोगे, चीज़ें समझ लोगे, क्योंकि आप पिछले कई महीनों से यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। इन सभी तैयारी के दौरान आपने इन सभी शब्दों से परिचित हुए होंगे, बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा होगा, तो इन्हीं को मैं कह रहा हूँ कि आप आसानी से समझ लोगे। कैसे समझेंगे, तो यहाँ देखो, हमने अभी पढ़ा कि एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा और एक होता है आपका नवीकरणीय ऊर्जा। इन दोनों को ही जब जोड़ा जाएगा तो आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है। अब देखो, अनवीकरणीय ऊर्जा में अगर हम बात करें तो टोटल 56.3% जो है कि योगदान है, लेकिन अभी तो आपने पढ़ा 54.5, तो बिल्कुल उस अनवीकरणीय ऊर्जा में 2 पॉइंट आते हैं, एक होता है आपका तापीय विद्युत ऊर्जा और एक होता है आपका नाभिकीय विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय विद्युत ऊर्जा, जिसको न्यूक्लियर प्लांट कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही आपके अनवीकरणीय ऊर्जा में। और आपको पता है कि थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हम कोयला आधारित भी प्रयोग कर सकते हैं, लिग्नाइट कोयले के आधार पे भी, गैस आधारित भी और डीजल आधारित भी। हम इन सभी को अगर देख लेते हैं, हम इन सभी को अगर देखते हैं, तो आप ये मान के चलो कि इन सभी से हम थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। भाई, कोयले से भी तापमान बढ़ेगा, लिग्नाइट से भी, गैस से भी, डीजल से भी, तो इन सभी को हमने क्या किया, एक ही साथ तापीय विद्युत ऊर्जा कह दिया। अर्थात थर्मल पावर एनर्जी का जो कंजम्पशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 54.5%। और दूसरा नाभिकीय एनर्जी की बात करेंगे, न्यूक्लियर, क्योंकि ये भी अनवीकरणीय में आता है, इसका भी रेशियो कितना, 1.8%। तो इन दोनों को जब आप जोड़ते हो, 54.5 को जोड़ोगे और 1.8 को, तो आपका हो जाएगा 56.3%। तो क्योंकि ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है ना मेरे दोस्त कि अनवीकरणीय ऊर्जा का योगदान ज्यादा है नवीकरणीय का, और अगर अनवीकरण में है तो किसका, तापीय का है कि नाभिकीय का है। मैंने अभी आपको बताया था कि तापीय ऊर्जा का सबसे अधिक योगदान है 54%, और फिर उसी में आपका सारा इंक्लूड रहता है। एक तो ये बात समझ में आ गई, तो 56.3% तक हम पहुंच गए। अब अगर मैं 56.3% में अगर मैं रिन्यूएबल एनर्जी के 43.7% को जोड़ दूं, तो हमें 100% मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी यूनिट। लेकिन अब नवीकरणीय ऊर्जा में भी हमें ये सारे कलेक्शन एक बार पढ़ लेने चाहिए। जैसे जल विद्युत ऊर्जा को अगर हम काउंट करेंगे तो 10.5 आपकी हाइड्रो वाले से आ गई, जो बड़ी बड़ी, जैसे दुलस्ती जल विद्युत परियोजना हो गई, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना हो गई, जो बड़ी बड़ी आपकी क्या होती है, हाइड्रो जल विद्युत परियोजनाएं तैयार की जाती हैं। और साथ ही साथ आप देखोगे कि लघु और बृहद को मिला लोगे तो टोटल 11.62। अभी मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं, इस आंकड़ों को याद रखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रखना है, ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। लेकिन आप डायरेक्ट अगर रटने बैठ जाओगे कि कौन से राज्य में सबसे अधिक भूमिका होती है, कौन से प्रकार की प्रोडक्शन सबसे अधिक राज्य कर रहा है, तो वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। अगर इसकी बेसिक जानकारी हो जाएगी इस डायग्राम की, तो आप समझ पाओगे। नहीं तो मुझे पढ़ाना होता तो मैं लाइन टू लाइन ये सारे डिजिट नहीं पढ़ा देता आपको, लेकिन मुझे आपको समझाना है, यूज टू कराना है कि कैसे न्यूक्लियर एनर्जी या एनर्जी सेक्टर को आपको पढ़ना, तो आसान से पढ़ना, आसानी से। फिर उसी में आप पवन ऊर्जा को भी देखते हो रिन्यूएबल एनर्जी में, सौर ऊर्जा को भी देखते हो, बायोमास ऊर्जा को, बायोमास ऊर्जा गैसिफिकेशन, अपशिष्ट ऊर्जा जिसको हम कहते हैं वेस्ट टू एनर्जी, ये सभी कुछ कन्वर्ट करने पे 33.2%। तो अब आ जाओ, इन शॉर्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जो, वो यहाँ पे आ जाओ। मैंने क्या बताया आपको कि जब देश आज़ाद हुआ तो 1400 मेगावाट ऊर्जा थी, लेकिन आज 30 जून 2024 के अकॉर्डिंग हमारे पास 4.46 लाख मेगावाट या 446 गीगावाट एनर्जी हो चुकी है, जिसमें तापीय ऊर्जा का योगदान कितना, 54.5% सर्वाधिक है। और अभी इसमें मैंने खाली क्या जोड़ा है, तापीय विद्युत ऊर्जा को जोड़ा है। अगर मैं इसमें और भी पॉइंट को जोड़ दूं, जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को भी अगर मैं जोड़ देता हूं 1.8% वाले को, तो ये वही हो जाएगी दोस्तों 56% के आसपास हो जाएगी ना। 56.3% होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी। सेकंड नंबर पे हमने देखा कि नवीकरणीय ऊर्जा, सर आपने बताया 33.2% और वहां पढ़ रहे थे 43, क्योंकि उसमें आपका वाटर भी तो ऐड हो रहा है, क्योंकि जल विद्युत परियोजना जो 10.5 है और लघु वाली भी जो 1 पॉइंट कुछ मिलेगी, तो 11 पॉइंट के आसपास हो गई थी। तो जब भी आपसे पूछा जाता तो नवीकरणीय ऊर्जा का हमेशा 33.2% अलग बताना है और वाटर का आपको अलग बताना है, क्योंकि वाटर का सामान्यतः जो डाटा आता है ना वो अलग आता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि नवीकरणीय ऊर्जा में नहीं आएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो आपका आंकड़ा बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप ये
43.7 देख रहे हो तो 11.62 किसका आ रहा है, जल विद्युत का आ रहा है कुल, और बाकी ये नीचे आ रहा है 33.2। इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो यही आ जाएगा आपका 43.7। तो कुल मिला के आपके पास दो आंकड़े मिल गए। एक तो मिल गया आपको तापीय ऊर्जा का 54.5, नाभिकीय ऊर्जा 1.8%, और उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा आपके पास 33.2, जल विद्युत आपके पास 10.5, और मैंने बताया था कि तीसरे नंबर पे यानी चौथे नंबर पे आपको गैस आधारित यूज करना है। गैस आधारित कितना हो जाएगा, लगभग 5.7% आ रहा है। कितना, 5.7%। तो ये आपने समझ लिया कि कैसे हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। अब हम एक एक एनर्जी सोर्स पे बात करेंगे। क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, हो सकता है 40 से 45 मिनट की हो जाए, लेकिन पूरा का पूरा हम एनर्जी सेक्टर को पढ़ के जाएंगे। एक क्लास मतलब एक नंबर तो फिक्स है, हो सकता है 2 से 3 नंबर भी हो जाएंगे। बताऊंगा अभी कैसे 2 से 3 नंबर के प्रश्न बनते हैं। पहला ही प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र कौन सा, जल विद्युत संयंत्र। तो ये 1897-98 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में खोला गया था प्रथम जल विद्युत संयंत्र, जिसका नाम सिद्रोपोंग के नाम से भी आता है। अगर आपको दार्जिलिंग के नाम से नहीं मिलेगा तो एग्जाम में सिद्रोपोंग करके आ जाएगा, और पोंग जैसा शब्द देखते आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे, अरुणाचल, आसाम, नागालैंड या फिर हिमाचल में, गलती कर जाओगे, पश्चिम बंगाल है। दूसरा फिर आपका 1902 में स्थापित किया था कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। और इसके बाद आपको मैं बताते चलूं कि 1975 में भारत सरकार के द्वारा नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना की गई थी। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने 3 बातें बता दी वो आपको याद रखना है। समझ में आ गया, पहला कौन सा, सिद्रोपोंग, दूसरा कौन सा, शिव समुद्रम, और 1975 में नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना कर दी गई थी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 30 जून 2024 तक आपकी जल की कुल स्थापित क्षमता जो कितनी है, अगर आप देखोगे जो जल विद्युत जो लार्ज वाले होते हैं, हाइड्रो जो बड़े वाले होते हैं, तो 10.5% होते हैं, 10.5%। नहीं तो इनको अगर आप केवल जल विद्युत पूछा जाएगा ना तो आपको याद रखना है 11.62, क्योंकि इसमें स्मॉल वाला भी ऐड करना और लघु वाला भी ऐड करना, यानी 10.5 और 1.12। तो जब कभी आंकड़े दे देगा ना क्रम से मिलाने के लिए कि भाई मैचिंग कराओ जरा, तो 11.62 आपको हाइड्रो वाटर के साथ देना, मतलब आपको जल विद्युत ऊर्जा देनी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपका प्रश्न बनता है कि भाई राज्य कौन से, देश कौन से हैं। तो अगर आप देखोगे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया अपनी रिपोर्ट में 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे जल की ऊर्जा हम उत्पादित कर सकते हैं। कहां कहां पे, सबसे अधिक इन्होंने बताया कि क्षमता के आधार पर, ध्यान देना, क्षमता के आधार पर होता है कि क्षमता आपके पास है, और दूसरा होता है आंकड़ा कि आप कितना उत्पादन कर रहे हो। क्षमता के आधार पर इन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के पास सबसे अधिक क्षमता है, दूसरा उत्तराखंड के पास सबसे अधिक क्षमता है, तीसरा अगर आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर के पास सबसे अधिक क्षमता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जितने सारे जो आपके दर्रे हैं, ग्लेशियर हैं, जहाँ से बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, तो उनके पानी का प्रयोग करके हम टरबाइन के माध्यम से बिजली का प्रोडक्शन कर सकते हैं। साउथ इंडिया में इतने बड़े जो है कि कोई नदी का भंडार नहीं है, वो तो खुद बेचारी मौसम पे आधारित है। तो बताइए अगर ऑप्शन में साउथ इंडिया दे दे तो क्या आंसर सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भाई जल विद्युत परियोजना तभी चल सकती है जब आपके पास कंटिन्यू वाटर है। कावेरी एकमात्र ऐसी नदी है, क्योंकि दक्षिण भारत में इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको दक्षिण पश्चिम मानसून से भी पानी मिल जाता है, और उत्तर पूर्वी मानसून जो लौटता हुआ होता है उससे भी पानी मिल जाता है। तो 12 महीने इसमें पानी रहता है, इसलिए इस पर भी कुछ जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे शिव समुद्रम। तो लॉजिक अगर आप समझ लोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। और अगर विश्व के स्तर पे देखें उत्पादन करने वाले राष्ट्र की, तो हम देखेंगे चीन, ब्राजील और कनाडा। ये मैंने बस एक बार बता दिया है, आपको हमेशा रटना नहीं है। अगर याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर इसको नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा आपका सौर ऊर्जा को लेके कि भारत का भी जो तीसरा पोजीशन आ गया ना, जापान को पीछे करके, जैसे चाइना, यूएसए, फिर भारत है, मतलब यूएसए, चाइना, भारत, तो ये पूछा जा सकता है। जल वाले में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राज्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जरा हम और बातें जान लेते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे छूट गई जो मेरे को बताना था कि ये जो पूरी आपकी 100% जो ऊर्जा का प्रोडक्शन हो रहा है जल विद्युत परियोजना, मतलब पूरी ऊर्जा, चाहे उसमें तापी हो, न्यूक्लियर हो, जल विद्युत हो, कोई सी भी, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर का जो योगदान है दोस्तों वो कम है, क्योंकि 47.55%, और उससे भी अधिक प्राइवेट सेक्टर का योगदान है 52.45। कहीं एग्जाम में अगर ये प्रश्न बन जाए ना कि पूरे ऊर्जा परिक्षेत्र में सबसे अधिक योगदान निजी क्षेत्र का है या सार्वजनिक क्षेत्र का, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये सब तो सरकार करती है, तो सरकार मतलब सार्वजनिक क्षेत्र हो सकता है ज़्यादा, लेकिन वहीं पे आप गलती कर जाओगे।
वहीं पे आप गलती कर जाओगे। प्राइवेट सेक्टर को सबसे ज़्यादा जो है कि इसमें बिजनेस करते हुए देखा जा रहा है। अडानी ग्रुप देख लो, रिलायंस ग्रुप देख लो, टाटा ग्रुप देख लो, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है कि इन सभी चीज़ों में अपना पैर पसार चुकी हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का योगदान ज़्यादा है हमारे बिजली प्रोडक्शन में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तापीय ऊर्जा की। हमने अभी जल विद्युत परियोजना को पढ़ लिया, अब हम तापीय ऊर्जा की। थोड़ा सा मैंने इसे बड़ा किया ताकि आपको दिख सके। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इसकी वीडियो को थोड़ा बड़ा कर दिया करिए पीडीएफ को, तो समझ में आ जाए। अब थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से आप समझ गए। अभी मैंने आपको चारों डायग्राम बता दिए। थर्मल में किसका किसका बात किया हमने। एक तो कोयले का जो सामान्यतः बिटुमिनस पे आधारित होता है, एक लिग्नाइट पे जो सामान्यतः आपके दक्षिण भारत में तमिलनाडु वगैरह में ज़्यादा मिलता है, एक आपको मैंने गैस आधारित बता दिया, एक आपको मैंने जो पेट्रोलियम आधारित था। तो अब ये दिमाग में आपके बैठ जाएगा कि तापीय मतलब होता है जिसका योगदान 54.2% के आसपास है। 7 नवंबर 1975 को एनटीपीसी की स्थापना की गई थी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। सबसे बड़ी यही यूनिट चलाती है पूरे भारत में, और इसने अपनी पहली यूनिट का जो स्थापना किया था वो 1977 में सिंगरौली में किया था, जो कि सोनभद्र के अंतर्गत आता है, यूपी और एमपी के बॉर्डर पे आता है। यूपी और एमपी के बॉर्डर पे आता है सिंगरौली, और एनटीपीसी ने अपनी पहली यूनिट यहीं पे लगाई थी। हालांकि एनटीपीसी की स्थापना नई दिल्ली यानी हेडक्वार्टर यहाँ पे हुआ। अगर हम बात करें तो वर्तमान में एनटीपीसी की कुल जो क्षमता है वो लगभग 76,074 मेगावाट है, जो कि एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी तापीय विद्युत सहायक कंपनी है, और ये गवर्नमेंट की कंपनी है। जितना भी हमारे यहाँ बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें अगर आप देखोगे तो तापीय विद्युत के अंतर्गत एनटीपीसी सबसे ज्यादा इसका उत्पादन कर रही है। क्या कर रही है? सबसे ज्यादा उत्पादन कर रही है। अब यहाँ पे आपको फिर क्षमता वाले राष्ट्र के बारे में बताऊं तो सबसे देखिए महाराष्ट्र नंबर 1 पे आएगा, सेकंड नंबर पे गुजरात आएगा, और थर्ड नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा। तो यही इसको कहना है कि शीर्ष 3 क्षमता वाले जो राज्य हो जाएंगे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो जरा इसी चीज को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है? क्लियर हो गया? बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल इजी वे में, रटना बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको पहले ही आंकड़ा बता दिया तापी का कितना है। अब ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्प्ले वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल दिया है, वहां पे आप इसको जाके ज्वाइन करके अपना डाउनलोड कर लो, और जब भी क्लास देखो उसके साथ आप इस पीडीएफ को भी देखते रहो। बहुत सारे बच्चों को मैंने सजेस्ट किया था पहले ही दिन में कि अगर हो सके तो ये किताब ले लेना, मुश्किल से 70-75 रुपए की किताब मिल रही है, और साथ में आप अंडरलाइन करते जाओ। पूरी पूरी चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी हैं। देखो आप यहाँ पे 4-5 लाइनों मैंने केवल 2-3 वर्ड पढ़े हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछा जाएगा। पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? चलो अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। अभी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे नहीं है, अभी हम लोग उसी पे चल रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे तो भारत में परमाणु शक्ति के जनक कौन है? डॉक्टर होमी जे भाभा जी हैं, और इनके निर्देशन में सबसे पहले हमने 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कर ली थी, इन्हीं के निर्देशन में। हालांकि इसके बाद परमाणु ऊर्जा विभाग की भी स्थापना की। जैसे हमने पहले कमीशन बनाया, उसने अपनी सिफारिशें दी, उसके बाद हमने एक डिपार्टमेंट स्थापित किया 1954 में, जिसका बाद में मतलब उसकी स्थापना उस समय महाराष्ट्र के ट्राम्बे में किया गया था, परमाणु ऊर्जा संस्थान स्थापित। बाद में इसका नाम बदल के 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया, जिसको आज भी हम लोग बार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्क, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये आपकी स्टोरी हो गई परमाणु ऊर्जा के बारे में। लेकिन अगर हम बात करें कि वर्तमान में भारत में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर चल रहे हैं, तो टोटल 23, और 23वां वाला अगर मैं आपसे पूछ लूँ ना, जो 23 नंबर का है, 23 नंबर का, ये आपका काकरा पार है दोस्तों। कौन सा है? काकरा पार है, जो कि गुजरात में शुरू किया गया, और इसके द्वारा लगभग 700 मेगावाट की जो है कि एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। कितनी? 700 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। टोटल 23 रिएक्टर संचालित हो चुके हैं, जो पिछले जुलाई 2023 में शुरू हो चुका था, जहां पे 700 मेगावाट का प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो ये पूछे जाते हैं कई बार। अभी आपको और भी चीजें मैं बताते चलूंगा। विश्व के स्तर पे देखोगे तो ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक यूएसए कर रहा है, फिर चीन कर रहा है, फिर फ्रांस। मैं फिर कहूंगा कि इन सभी का वैश्विक स्तर पे उतना फोकस करने की जरूरत नहीं जितना मिनरल्स में करना था। ठीक है? सामान्यतः पेपर में क्या होता है, आपके भारत के अंतर्गत ही पूछ लेता है, या तो उसकी क्षमता पूछ लेगा, या राज्य पूछ लेगा, या टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है ये पूछेगा। विश्व के स्तर पे बस एक बार देखते रहना। जब भी पीडीएफ पढ़ो, जब भी किताब पढ़ो, या जब भी क्लास देखो, एक बार बस सुन लेना या देख लेना। लेकिन याद करने के फॉर्मेशन में आपको स्टेट और इंडिया के अंदर फोकस करना है। बात करेंगे अनुसंधान रिएक्टर, जो सबसे पहले स्थापित किया गया था अप्सरा के नाम से 1956 में था। लेकिन और आगे अगर हम बात करें, आपको पता है कि परमाणु के लिए 3 प्रकार के फ्यूल चाहिए होते हैं, ईंधन। एक यूरेनियम, एक थोरियम, और एक आपको बताना है, हालांकि उसका निर्माण किया था, चलो मैं बताता हूँ, प्लूटोनियम कहते हैं उसे। यूरेनियम,
थोरियम, प्लूटोनियम। भारत यूरेनियम में भी संपन्न नहीं है, प्लूटोनियम में भी नहीं है, लेकिन भारत एक नाभिकीय ईंधन में संपन्न है पूरी दुनिया में। उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम थोरियम है। क्या है? थोरियम, जो कि मोनाजाइट की रेत में मिलता है। मोना डार्लिंग नहीं, मोनाजाइट की रेत में मिलता है। जो केरल के तटीय क्षेत्रों में मोनाजाइट रेत मिलती है ना, क्वार्टजाइट जिसे कहते हैं, तो वहां पे केरल के पास इसके भंडार हैं और उसी से हम थोरियम की प्राप्ति करते हैं। तो हमारे लिए न्यूक्लियर एनर्जी में थोरियम पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। अगर हम बात करें भारत में परमाणु विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए जो प्लांट लगाया गया, तो सबसे पहले अमेरिका की सहायता से हमने तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया था 1969 में, जिसकी क्षमता उस समय जब स्थापित किया गया तब 320 मेगावाट की क्षमता थी इसकी। और ये पहला परमाणु शक्ति केंद्र स्थापित किया गया और उसी के साथ भारत ने 1969 में न्यूक्लियर एनर्जी को भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अभी जो है कि भारत सरकार ने 3 से 4 नए जो है कि न्यूक्लियर प्लांट लगाने की योजना शुरू कर दी है। तो सामान्यतः आपसे पुराने वाले नहीं पूछेगा कि काकरापार कहाँ पे भैया, गुजरात में है। तारापार कहाँ पे भैया, आपने बता दिया महाराष्ट्र में। जैतपुरा कहाँ पे है, आपने बता दिया। रावत भाटा कहाँ पे, आपने बता दिया राजस्थान। कुडनकुलम कहाँ पे, आपने बता दिया तमिलनाडु। कैगा कहाँ पे, आपने बता दिया कर्नाटक। तो ये तो एग्जामिनर को भी रट गए हैं बेटा। अब वो पूछेगा नए वाले कि आप अपडेट हो कि नहीं। तो सरकार ने अभी नई अनुमोदित नाभिकीय एजेंसियों को, परियोजनाओं को दिया, जिसमें गोरखपुर है। और आप गोरखपुर बाबा योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र मत लगा देना, ये गोरखपुर आपके हरियाणा में स्थित है, ये ध्यान रखना। दूसरा माही बांसवाड़ा, ये राजस्थान के अंतर्गत है बांसवाड़ा। तीसरा कैगा कर्नाटक में, हालांकि पहले से चल रहा है लेकिन इसका एक और यूनिट एस्टैब्लिश किया जाएगा। और चटुका एमपी दोस्तों, एमपी में भी आ रहा है चटुका। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है और मैंने पढ़ते समय ही लगा दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिलान करने के लिए आ जाएगा कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कहाँ कहाँ पे नए न्यूक्लियर प्लांट लगाने की बात की गई है, मिलान करो। गोरखपुर के सामने पक्का आपको यूपी देगा एक ऑप्शन, देखना। तो यहाँ पे हरियाणा है, माही बांसवाड़ा के लिए राजस्थान, कैगा के लिए कर्नाटक, चटुका के लिए एमपी। देखो न्यूक्लियर एनर्जी या एनर्जी सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने देखा यूट्यूब पे, मैं विजिट करता रहता हूं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो शुरू किया और पढ़ाना शुरू कर दिया कि भाई ये क्षमता यहाँ पे, ये क्षमता यहाँ पे, ये राज्य प्रोडक्शन कर रहा है। अरे जहाँ से मेरे भाई प्रश्न बन सकता है, जो प्रश्न का ट्रेंड होता है, वो अगर आपको नहीं पता चलेगा तो फिर आपका यूट्यूब पे आके आधा घंटा 1 घंटा अपना समय वेस्ट करने से क्या फायदा मिलेगा। आप किताब से पढ़ लो। लेकिन दिक्कत तो ये ना कि जब चीज़ें नहीं बताई जाती ना कि प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, तब वहाँ पे दिक्कत होती है। और अगर आपको पता रहे कि प्रश्न यहाँ से बन सकता है तो आप उस पर फोकस करते हो। तो मैंने पहले बताया। अच्छा, हमारे भारत में नाभिकीय विद्युत ऊर्जा कितनी है? 8180 मेगावाट, जो टोटल क्षमता का 1.8% है। ठीक है, यहाँ तक बातें खत्म। अब इन सब की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देख लो जरा, भारत के अनुमोदित भावी नाभिकीय संयंत्र पहले से जो अनुमोदित हो चुके हैं कौन कौन से? महाराष्ट्र में आपका जैतपुरा आएगा। अभी मैंने आपको रावत भाटा बताया था, सॉरी यूएसए के सहयोग से क्या था, तारापुर था। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में ही एक जैतपुरा भी है। जैतपुरा फ्रांस के सहयोग से है। क्या समझ में आया? एक मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे तारापुर। ठीक है, ये देख लो, तारापुर यूएसए के सहयोग से था, लेकिन जैतपुर आपके फ्रांस से सहयोग से। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्षमता की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, मैं अभी बता रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे कोवाडा याद रखना है, जो कि यूएसए के सहयोग से। गुजरात में आप देखोगे मीठी बिरदी जो कि यूएसए के सहयोग से। पश्चिम बंगाल में आप देखोगे हरिपुर, ये इसको हरिपुर कहते हैं, ये आपके रूस के सहयोग से। मध्य प्रदेश में आप देखोगे भीमपुर, ये आपके स्वदेशी है। इस पर अंडरलाइन क्यों किया? क्योंकि अभी तक जितने भी हमने नाभिकीय संयंत्र स्थापित किए, मैक्सिमम जो है कि किसी न किसी देश के सहयोग से ही स्थापित हुए। लेकिन मध्य प्रदेश का जो भीमपुर है, ये स्वदेशी स्तर पर तैयार किया गया। और जब स्वदेशी रूप में आप अपने पास आत्मनिर्भरता स्थापित कर लेते हो तो एग्जामिनर भी वहां से एक आध प्रश्न उठा लेता है तुरंत उठाता है, और आप लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सा स्वदेशी था। तो ये जो याद करने की जगह थी ना, वो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। अब चलते हैं आगे, हम चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो निर्माणाधीन, देखो अभी निर्माणाधीन ही है नाभिकीय संयंत्र जो गोरखपुर में लगाया जा रहा है हरियाणा में, इसकी जो क्षमता है 2800 मेगावाट की 4 यूनिट होंगी। मतलब 700 मेगावाट की 4 यूनिट लगेंगी और एक एक यूनिट को ओपन किया जाएगा। जैसे काकरापार में 2 यूनिट है 700 मेगावाट के हिसाब से, तो उसी तरीके से यहाँ पे 700 मेगावाट की 4 यूनिट हो जाएंगी। और इस लिहाज से ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा हो गया। गुजरात में जो काकरापार है ना, वो 2 यूनिट है वहाँ पे 700 मेगावाट की, तो 1400 ही टोटल। लेकिन उत्तर भारत का सबसे बड़ा गोरखपुर में लग रहा है, जिसकी 4 यूनिट लगेंगी और चारों एक साथ ओपन होंगी या क्रम वाइज ओपन होंगी, एक एक साल के गैप पे, वो देखा जाएगा। लेकिन 2800 मेगावाट के साथ स्टैब्लिश हो रही है। समझ में आ गया मेरे भाई? मजा आया पढ़ के? नाभिकीय एनर्जी को कैसे आपको समझना है, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, ये सब चीजें सीख ली आपने।
चलो अब चलते हैं हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिसको हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, या फिर इन शॉर्ट हम इसको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है? सौर ऊर्जा आता है, पवन ऊर्जा आता है, भूतापीय ऊर्जा। इसको मैं बार बार कह रहा हूं कि याद रख लेना, भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा में होगा। आपको मैं एक बात बता दूं तो आपको खुद हंसी आएगी। जब मैं पहली बार यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहा था 2019, 2019 से 18 में दिया था मैंने, उस दौरान मैंने पढ़ा जरूर था कि भूतापीय ऊर्जा, लेकिन अच्छे से इसको समझ नहीं पाया था। मतलब रट के गए थे, जो बिगनर की तरह जाते हैं। 2018-19 में दिया था, मेरा खुद गलत हो गया था। मैं दूसरों को क्या बताऊं, मेरा खुद ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि मैंने उसे क्या किया, परंपरागत में लगा दिया, जबकि ये था क्या, नवीकरणीय। इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूं। जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, मुझे पता है कि बिगनर अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं। महासागरीय लहरें हो गई, हाइड्रोजन हो गया, बायोमास हो गया, ये सभी नवीकरणीय संसाधन हैं। और नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? प्रदूषण से रहित होते हैं, ये प्रदूषण नहीं फैलाते। नवीकरणीय के बारे में हम बात करें तो इनको अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है, क्योंकि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अक्षय ऊर्जा समिति क्या हो गया, शीर्ष मंत्रालय हो गया। अब यहाँ पर मेरी बात सुन लो ध्यान से, बहुत अच्छे सुन लो। यहाँ अक्षय ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें सब कोई अगर देश की बात करें तो सबसे अधिक चीन आता है पहले नंबर पे, दूसरे पे यूएसए आता है, और इंडिया की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई कि 4th नंबर पे आ गया। अब आप ये मत कहना कि सर आप तो सौर ऊर्जा की बात करो, नहीं, नवीकरणीय ऊर्जा की बात कर रहा हूं, जिसमें सौर ऊर्जा भी आएगी, पवन ऊर्जा भी आएगी, जल ऊर्जा भी आएगी, भूतापीय ऊर्जा भी आएगी, महासागरीय ऊर्जा भी आएगी, ओटेक एनर्जी भी आएगी, ओशन थर्मल एनर्जी जो होता है ना, कन्वेंट। तो ये सारी एनर्जी को जब हम टोटल प्रोडक्शन देखते हैं तो भारत 4थे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे यूएसए। चलो भैया और आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का जो लक्ष्य है भारत सरकार का, भारत सरकार ने कहा है कि 2030 तक हम इससे 500 गीगावाट जो है कि स्थापित करना चाहते हैं। अच्छा, अभी हमारी एनर्जी कितनी है? अभी मैंने आपको बताई 446 गीगावाट। तो ये आप एक आइडिया लगा पा रहे हो कि मोदी जी का विजन कितना बड़ा है, कि आज तक 75 साल में हम यहीं तक पहुंच पाए हैं। लेकिन मोदी जी का इतना बड़ा विजन है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करें और रिन्यूएबल एनर्जी से हम 500 गीगावाट स्थापित कर लें। और इसीलिए हमने वैश्विक स्तर पे आईएसए जैसे संगठन को स्थापित किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के मध्य में जितने भी देश आते हैं, आपके जितने भी उष्ण कटिबंधीय देश आते हैं जहाँ पे सूर्य का तापमान सबसे अधिक एब्जॉर्ब होता है, उनके साथ हम इस गठबंधन को आगे संचालित कर रहे हैं। हर एक प्रकार की क्रियाविधि पे काम हो रहा है अभी, जिसमें लेटेस्ट 101 नंबर पे एक देश शामिल हुआ है जिसका नाम है नेपाल। ठीक है, देखो पढ़ने का तरीका तो भाई यही होता है। अगर आपको रट्टू पैटर्न वाला पढ़ना है तो किसी और चैनल को आप फॉलो कर सकते हो इजीली, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दिक्कत आपको होगी कि जितना अधिक बर्डन होगा, जितना अधिक आप तथ्यों को याद करोगे, मज़ा नहीं आएगा। पढ़ते समय थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अगर चीज़ें मिले ना तो ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में। चलो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, नहीं तो आप कहोगे सर क्लास लंबी हो रही है। यूएनओ ने भी क्या किया, 2014 से लेकर 2024 को एक दशक के तौर पे सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि सभी के लिए एनर्जी या अफोर्डेबल एनर्जी कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आता है। इसी तरीके से आप हर टॉपिक से नए नए टॉपिक जोड़ोगे तो आपको तैयारी करने में आसान रहेगा और बहुत सारी चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाओगे। बात करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा की जो पूरी क्षमता है, अगर हम जल विद्युत ऊर्जा को अलग कर देते हैं 11.62 को, तो हमारे पास केवल नवीकरणीय ऊर्जा में 33.2% हो गए। पुराने आंकड़ों में आपने 29 पढ़ा होगा, 30 पढ़ा होगा, लेकिन अभी लेटेस्ट जो है जून 2024 तक का 33% हो गया। अब आ जाते हैं इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सोलर एनर्जी, जो कि राजस्थान सोलर एनर्जी के लिए क्या, ऊर्जा के विकास के लिए एक आदर्श प्रदेश है। ऐसा भी माना जाता है कि राजस्थान जितनी ऊर्जा 6 घंटे में पैदा कर सकता है ना सोलर एनर्जी से, उतना पूरा 1 साल का खर्च होता है। सोच लो, मतलब पूरे भारत का 1 साल का खर्च होता है जितना राजस्थान 6 घंटे में पैदा कर सकता है सोलर एनर्जी को। अब यहाँ पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के आधार पे अगर आप देखोगे तो ये सारी क्षमता में याद नहीं करनी है, लेकिन पहले नंबर पे आपको पता है कि राजस्थान होगा, क्योंकि सबसे अधिक रेतीला क्षेत्र यही है, रेगिस्तानी क्षेत्र यहीं पे है, और यहीं पे सबसे अधिक सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए गुजरात, तीसरे नंबर पे कर्नाटक। तो सोलर एनर्जी, अब यहाँ पे मैं रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत छोटे छोटे पार्ट्स में बात कर रहा हूँ, सौर ऊर्जा पे बात कर रहा हूँ, जिसमें सौर ऊर्जा सबसे पहले राजस्थान में होगी, फिर सेकंड क्षमता गुजरात की आएगी और थर्ड नंबर पे कर्नाटक आएगी। इन आंकड़ों को याद करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ देख लीजिए कि 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य है। अब कहोगे सर अभी आपने बताया 500 गीगावाट, कंफ्यूज कर रहे हो, तो सुन लो मेरे भाई, 2030 तक मोदी जी ने अपना लक्ष्य रखा है कि हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करेंगे, RE। लेकिन इस रिन्यूएबल एनर्जी में एक एनर्जी का नाम है सोलर एनर्जी, इसको भी हम लोग 2030 तक ही तो प्रोड्यूस करेंगे। इसी 500 गीगावाट में से कितनी प्रोड्यूस करेंगे, 280।
समझ में आ गया मेरे भाई कि अंतर क्या था टॉपिक में। रिन्यूएबल एनर्जी पूछा जाएगा जब पूरी तरीके से तो 500 गीगावाट लगाना है, लेकिन अगर उसके अंतर्गत सोलर एनर्जी पूछा जा रहा है तो 280 लगाना है आपको, जो 2030 तक स्थापित करना है। तो 280 तो हम इसी से स्थापित कर लेंगे, तो बची जो 220 500 में से वो बाकी से हम स्थापित कर लेंगे। चलो आ जाओ यहाँ पे। अब देखो मैं इसी की बात कर रहा था, आईएसए की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि COP21 के तहत पेरिस सम्मेलन में जो है कि जलवायु परिवर्तन पे जब हो रहा था पेरिस में, तभी वहां पे 2015 में भारत और फ्रांस के प्रधानमंत्री ने मिलकर, दोनों लोगों ने मिलकर इसकी शुरुआत की। हेडक्वार्टर आपके गुरुग्राम हरियाणा में है और ये जीवाश्म ईंधन पर ऊर्जा की निर्भरता को कम कर सौर ऊर्जा पे बढ़ावा दे रहा है। और 101 नंबर पे नेपाल है, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 99 नंबर और 100 नंबर इन दोनों पे कौन से देश शामिल हुए हैं। आपको हिंट दे देता हूं कि साउथ अमेरिका के देश इसमें शामिल हुए हैं। अब आप बता दो, मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी है। देखो चीज़ें पढ़ते जाओ, जो पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं उसके साथ उनको एसिमुलेट करो, जोड़ते रहो, ये ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे देखो ये ऊपर क्या था, ये पुराना आंकड़ा दिया था। अभी जो लेटेस्ट आया था ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि भारत 2023 में विश्व में सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के मामले में भारत का स्थान चीन और अमेरिका के बाद तीसरा हो गया है, और इसने जापान को चौथे नंबर पे धकेल दिया, यानी कि जापान को पीछे छोड़ दिया। तो सोलर एनर्जी के मामले में मैं बात कर रहा हूँ, सौर ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, नवीकरणीय ऊर्जा की टोटल बात नहीं कर रहा, सौर ऊर्जा। और ये मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी था कि सोलर एनर्जी की उत्पादकता में, सौर ऊर्जा में अमेरिका चाइना, मतलब चाइना अमेरिका के बाद भारत तीसरे नंबर पे आ गया। अब आ जाओ विंड एनर्जी की बात कर लेते हैं, पवन ऊर्जा की बात करते हैं। ये भी नवीकरणीय ऊर्जा का ही एक मामला है, और इन्होंने बताया कि जितनी भी नवीकरणीय ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है ना, उसमें 23% का हिस्सा देते हैं, लगभग 23.9%। अब यहाँ पे आपको ये प्रतिशत याद करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बता दूं आपको। बस पवन ऊर्जा की क्षमता अगर याद कर पाते हो 40,636 मेगावाट में से टोटल पूछ रहा है ना, हाँ टोटल पूछ रहा है जो है कि, तो चलो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि पवन ऊर्जा स्थापित करने के मामले में भारत विश्व में किस नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है। भारत विश्व में किस नंबर पे आता है मेरे दोस्त, 5वें। क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ना पुरानी वाली 2023 की, ये तो आपको छठा स्थान बताएगी, लेकिन अभी 2024 में ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू आया है, जब लेटेस्ट अपडेट आई है, उसमें कहा गया कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा हो गया, 5वां। सोलर एनर्जी में कितना हो गया, तीसरा हो गया। अगर हम बात करें कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं जिनके पास क्षमता स्थापित हो गई, तो भाई तटीय क्षेत्र के पास ही तो सबसे अधिक हवा चलेगी। ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी मेरे साथ तपस्या नोट्स में या फिर घटना चक्र शॉर्ट नोट्स में, तो मैंने बताया भी है कि पवन ऊर्जा सबसे अधिक तटीय क्षेत्रों में चलेगी, जहां पे आपकी एक सागरीय पवन चलेगी और एक स्थलीय पवन चलेगी। तो जब भी ऑप्शन सेलेक्ट करना, तटीय क्षेत्र को करना, उसमें भी सबसे अधिक आपको कहां पे मिलेगी, गुजरात में मिलेगी पहले नंबर पे। दूसरा नंबर आपका तमिलनाडु आएगा, तीसरा नंबर कर्नाटक आएगा। इसी तरीके से ज्योग्राफी को कनेक्ट किया जाता है ताकि हमें रटना कम पड़े, समझना आसान हो जाए। बात करेंगे एशिया की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहां पे स्थापित की गई थी, फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट मांडवी कच्छ गुजरात में, मांडवी कच्छ गुजरात में। लेकिन अगर बात करें, ये तो थी पहली स्थापित वाली। अगर देश की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा फर्म पूछी जाए तो मुप्पनडल तमिलनाडु, नाम भी मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, सोचो मुप्पनडल तमिलनाडु। जैसे मैंने अभी पूछा कि न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा में उत्तर भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहाँ पे लग रहा है, सरयंत्र, तो आप बताओगे गोरखपुर हरियाणा में सर। वहाँ पे 4 यूनिट लग रही है 700 मेगावाट की, यानी टोटल 2800 मेगावाट का हम प्रोडक्शन करेंगे वहाँ पे। उसी तरीके से पवन ऊर्जा का मुप्पनडल जो है तमिलनाडु सबसे बड़ा है, जबकि सबसे पहले मांडवी कच्छ में लगा था। अब आ जाते हैं बायोगैस पे। देखो एक्स्ट्रा चीजें मैंने नहीं पढ़ी हैं जहां से क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन जबरदस्ती आपको क्या किया जाएगा, प्रेशराइज किया जाएगा कि सर आपको याद करना चाहिए, ये सब पढ़ना चाहिए, ये सब पढ़ना चाहिए। कोई मतलब नहीं है यार। पीवाईक्यूज अच्छे से देखो, अच्छे से एनालिसिस करो, पता चल जाएगा खुद ही कि एनर्जी सेक्टर से प्रश्न कैसे बनते हैं, मिनरल सेक्टर से कैसे बनते हैं, एग्रीकल्चर से कैसे बनते हैं, हॉर्टिकल्चर बागवानी से कैसे बनते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा और तभी आप उस चीज को अच्छे से समझ पाओगे। बात करेंगे यहाँ पे अगर हम बायोमास ऊर्जा की, तो पहले पता हो चाहिए बायोमास ऊर्जा होती क्या है। तो पशुओं के गोबर, मानव मल, रसोई के अपशिष्ट, नगरीय अपशिष्ट और फसलों के अपशिष्ट पदार्थों से इसको प्राप्त किया जाता है। और इसके उत्पादन से संबंधित जो तकनीक है ना, उसके ट्रेनिंग देने के लिए हमने भारत में 3-4 जगह सेंटर स्थापित किए हैं। 3 बायोगैस सेंटर, जहाँ पे कोयम्बटूर हो गया तमिलनाडु में, उदयपुर हो गया राजस्थान में, और पूसा समस्तीपुर। पूसा समस्तीपुर कहाँ है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये तो हो गया आपका प्रशिक्षण देने वाला। लेकिन बायोमास से ऊर्जा प्राप्त करने वाले संयंत्र, जिसमें पंजाब का झालखारी हो गया, पंजाब का झलखारी हो गया, दिल्ली का तिमारपुर हो गया और मुंबई और पोर्ट ब्लेयर में स्थापित किया गया है। बायोमास से आप इथेनॉल बना सकते हो, मिथेनॉल जैसे तरल ईंधन भी बना सकते हो, और बायोडीजल का रासायनिक नाम मिथाइल एस्टर्स होता है। वहीं
बायोडीजल की जो स्रोत होते हैं ना, उसमें आप अगर देखोगे रतन ज्योति, जिसको जट्रोफा भी कहते हैं, और करंज और पेंगोमिया, साथ ही साथ गन्ने से प्राप्त होने वाला जो सीरा होता है ना, जो रस से अलग हो जाता है सीरा, उसका भी प्रयोग किया था बायोडीजल में। तो इन्होंने बताया कि 30 जून 2024 तक बायो मास विद्युत और गैसीकरण उत्पादन से क्षमता हमारी 10,355 मेगावाट है। जो आपको पूरा याद करने की मेरे भाई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेना कि बायोमास विद्युत उत्पादन क्षमता कहाँ पे सबसे अधिक है, तो महाराष्ट्र में है पहले नंबर पे, और हमारा यूपी दूसरे नंबर पे आता है, और तीसरे नंबर पे कर्नाटक आता है। यूपी को मैं 2 बार पढ़ा चुका हूँ आज, एक तो बायोमास में मैंने बता दिया सेकंड नंबर पे, इससे पहले भी अभी मैंने एनर्जी सोर्सेज में बताया था कि सेकंड नंबर पे। कमेंट करके बताना अगर आपने वीडियो शुरू से ध्यान से सुनी होगी तो। अब चलते हम ओटेक की बात करेंगे, यानी ओशनिक एनर्जी की बात करेंगे, जिसमें ज्वार, समुद्री जल, लहरें महासागरीय ऊर्जा के एक प्रमुख स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। ज्वार के उठने और गिरने से जो संचालित संयंत्र होते हैं, जिसको हाइड्रोलिक टरबाइन कहते हैं, इनसे भी विद्युत उत्पादित होती है। तो ज्वार कहाँ कहाँ पे आता है ये पता होना चाहिए। भारत में खंभात की खाड़ी सबसे आदर्श स्थिति है, कच्छ की खाड़ी भी सबसे आदर्श स्थिति है, और हुगली की एस्चुरी ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये तो हो गया आइडियल स्टेट, यानी आइडियल प्लेसेस जहाँ पे आप ज्वारीय ऊर्जा को प्रोडक्ट कर सकते हो, यानी उत्पादित कर सकते हो। खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और हुगली की एस्चुरी ज्वारीय ऊर्जा के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सबसे उपयुक्त अगर पूरे भारत में देखोगे ना, तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ओटेक एनर्जी के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र होगा। अब बात आएगी कि हम भारत का प्रथम समुद्री तरंग विद्युत संयंत्र विझिंगम में लगाया जा रहा है दोस्तों, केरल में। विझिंगम मैंने बताया था करंट अफेयर्स में एक चीज के लिए और चर्चा में है, जहां पे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का तैयार किया जा रहा है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन किया जा रहा है, अडानी ग्रुप ने बनाया है इसे। ठीक है, तो इसके बारे में करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ा है घटना सारे मेरे साथ, तो उसे जाके पढ़ लेना। अब इसके बाद देखेंगे कि भारत ने भी G20 की जब समिट की अध्यक्षता कर रहा था 9 सितंबर 2023 को भारत दिल्ली में, तो उसी दौरान वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का भी शुभारंभ किया गया, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की भी इसकी शुरुआत की गई भारत में। अगर हम देखेंगे कि अब यहाँ पर देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्स है मेरे दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें समझ जाओगे। पूछा जाएगा जब आपसे कि नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे अधिक क्षमता किसके पास है, तो अब आप कहोगे सर नवीकरणीय तो हमने पढ़ा नहीं, तो ध्यान से देखो, जल विद्युत ऊर्जा को इसमें काउंट किया जाएगा, जितनी भी जल विद्युत ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा को काउंट किया जाएगा, सौर ऊर्जा को काउंट किया जाएगा, बायोमास ऊर्जा को काउंट किया जाएगा। तो अगर आप देखते, अगर केवल सौर ऊर्जा की बात करते तब तो राजस्थान सबसे अच्छा हो जाता, लेकिन अगर सबको जोड़ोगे तो जल विद्युत ऊर्जा कहाँ पे होगी, जहाँ पे वाटर का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा होगा। पवन ऊर्जा कहाँ पे होगी, जहाँ पे तटीय क्षेत्र होगा। सौर ऊर्जा कहाँ पे होगी, तटीय क्षेत्र के आसपास सूर्य का भी प्रभाव मिलना चाहिए। तो इसीलिए इन तीनों फैक्टर को अगर मैं ऐड कर दूं, और बायोमास तो सभी के पास होता है, मतलब सभी लोग जो है कि अपने घरों में वेस्टेज निकालते हैं, गलियों में, शहरों में, तो इस आधार पे गुजरात सबसे अधिक है। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि सौर ऊर्जा सबसे अधिक उत्पादित करने वाला राज्य, तो राजस्थान हो गया। अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक कौन कर रहा है, अब नवीकरणीय में वो कैटेगरी नहीं पूछ रहा है कि जल, पवन, सौर, बायोमास, कुछ नहीं, वो टोटल पूछ रहा है। तो टोटल में गुजरात नंबर 1 है दोस्तों। कितना? नंबर 1 है। और नंबर 2 पे आपका आएगा राजस्थान, नंबर 3 पे आएगा आपका तमिलनाडु। क्लियर हो गया? ये 3 ही आपको याद रखने, ये आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं है। तो गुजरात कितना हो गया पहले पे, राजस्थान दूसरे पे, और तमिलनाडु तीसरे पे होता है। नेक्स्ट बात करेंगे जियो थर्मल एनर्जी की, जो कि भूतापीय ऊर्जा होती है, जो धरातल से नीचे की चट्टानों और भूमिगत जल गर्म करता है। ठीक है, जहाँ पे धरातल के नीचे चट्टानें हैं, भूमिगत जल होते हैं, ये सब गर्म रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे, जिसके कारण पृथ्वी का अंतः स्तर गर्म होता रहता है, और चट्टान संस्तरों का दबाव तथा रेडियोधर्मी तत्वों का जो विघटन होता है, रेडियो एक्टिव तत्वों का, उन सभी की वजह से ही भूतापीय ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। तो भूतापीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी होती है। ठीक, अब भूतापीय ऊर्जा के कुछ आदर्श स्रोत कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में पूगा घाटी, बहुत चर्चे में है ये पूगा घाटी, आपने सुना भी होगा। जम्मू कश्मीर में पूगा घाटी हो गई, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण हो गया, छत्तीसगढ़ में ताता पानी हो गया। ये सभी भूतापीय ऊर्जा के संभावित क्षेत्र हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में भी गर्म पानी बाहर आता है, छत्तीसगढ़ के ताता पानी में भी धरती के अंदर से गर्म पानी बाहर आता है, और जम्मू कश्मीर में पूगा घाटी में भी ये संभावना देखी गई है। जबकि मणिकरण हिमाचल प्रदेश में आप देखोगे, और खम्मम आपको कहाँ मिलेगा, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर एक एक भूतापीय संयंत्र लगाया गया है, यानी मणिकरण में भी लगाया गया हिमाचल प्रदेश में, और खम्मम में भी लगाया गया। देश की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना की बात करें, जो ONGC के द्वारा लगाई जा रही है, पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित
की जा रही है। तो ये याद रख लेना दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित। अब यहाँ पे नमूना पंजीकरण प्रणाली क्या है, ये मतलब आपका जो सैंपल रजिस्ट्रेशन होता है ना जनसंख्या जनगणना के लिए, तो इसको मैं देख लूंगा, अगर ये इंपॉर्टेंट हुआ तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो जनगणना अलग से पढ़ाऊंगा, रिपोर्ट अलग से पढ़ा दूंगा, वन अलग से पढ़ाऊंगा, इन सभी चीज़ों को मैं पढ़ाऊंगा। कल मैं आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ाऊंगा, 2021 की जो रिपोर्ट आई थी, फॉरेस्ट रिपोर्ट से भी एक प्रश्न आएगा। कौन सा आ सकता है, मैंग्रोव की सबसे अधिक उत्पत्ति कहाँ पे हुई, कहाँ पे वृद्धि हुई, या कौन कौन से क्षेत्रों में वनों का क्षेत्रफल वृद्धि करता है। टोटल वन वाला मत पूछेगा, टोटल वन तो आप रट चुके हो भाई, एमपी एमपी एमपी, लेकिन अब पूछ रहा है कि जो वनों में वृद्धि हुई है वो सबसे ज्यादा किन किन राज्यों में हुई है, या मैंग्रोव का जितना टोटल प्रतिशत है 0.15%, उसमें किनका योगदान है। तो आपको पता है पश्चिम बंगाल लगा दोगे, लेकिन विकास कहाँ पे हुआ, सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पे हुई, ये सारे तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो हर तरीके से मैं आपको चीजों को समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपने जो मेरे साथ ये पूरा कंप्लीट क्लास किया है, वीडियो क्लास तक आप बने रहे हैं, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें सर एनर्जी सेक्टर को पढ़ना होता है। तो आज हमने जो है कि पूरी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया। तो लगातार जो है कि ये चौथी क्लास है, अर्थात 4 क्वेश्चन आपके मैंने फिक्स करा दिए हैं। 4 क्वेश्चन फिक्स हैं दोस्तों। पेपर वाले दिन आप देख लेना कि हाँ सर की क्लास मैंने की थी और यहाँ से 4 क्वेश्चन जो आए हैं, और ये वही क्वेश्चन आए जो सर ने समझाए हैं, कोई भी इससे बाहर नहीं जाएगा इन 4 क्वेश्चन में जो मैंने बता दिया है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो ठीक लगी होगी, तो लाइक करके जाना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, जहाँ भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।